हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पे CUET 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का सेक्शन मैं कवर कर रहा हूँ, फिजिक्स का सेक्शन अभिषेक सर कवर कर रहे हैं, कॉमर्स का सेक्शन शुभम सर कवर कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, आप सभी को फिर से एक बार, हालांकि आप सभी लोगों को पता होगा, बट एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं। आपकी CUET 2024 के फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो कितनी है? 27 मार्च 2024, मतलब 27 मार्च 2024 तक आप सभी लोगों को अपने CUET के फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म फिल करते समय जो बच्चे स्पेशली मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने बता रखा है वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में, कि कैसे कॉम्बिनेशन लेके क्या क्या आप रख सकते हैं। इसी तरह से कॉमर्स में शुभम सर ने बता रखा है। ठीक है। अगर कुछ बच्चे जैसे मेरे से कमेंट में वीडियो में भेजे थे, कमेंट किए थे कि सर कुछ ह्यूमैनिटीज का भी बता दीजिए, तो बेटा ह्यूमैनिटीज का सिर्फ इस वजह से नहीं बताया गया। हालांकि ह्यूमैनिटीज, क्योंकि हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को पढ़ाते नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटीज सिर्फ इस वजह से नहीं बताया गया। उसमें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। बट हम ये चाह रहे थे कि ह्यूमैनिटीज में जो क्वेरीज आए उनको इकट्ठा करके तब वीडियो बनाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ह्यूमैनिटीज में आप सभी को पता है बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। एक अकेले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही BA के कई सारे कॉम्बिनेशन है। तो उसमें मैं चाहूंगा कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर कर ये बताइए कि आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, किस यूनिवर्सिटी के लिए आप देखना चाह रहे हो, तो जरूर हम वहां पर आपकी हेल्प कर पाएंगे। स्पेशली यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो जो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA करना चाहते हैं उनको, उन्होंने 12th में अगर आर्ट्स लिया है तो भी, नहीं लिया है तो भी, ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा क्लास 12th में PCM लिया है वो BA नहीं कर सकता, या जो बच्चा क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज का है केवल वही BA कर सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तो जो बच्चे ह्यूमैनिटीज की ओर जाना चाहते हैं, BA में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। ये 3 या 4 में ऐसे आपको कॉमन सब्जेक्ट बता रहा हूं, क्या हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। 4 और हैं ऐसे, किसी में एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, स्टैट्स है। तो ऐसे आपको टोटल 8 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे और उन 8 कॉम्बिनेशन में किसी भी 2 को आपको चुनना है। जैसे मैंने देखा ऑलमोस्ट सभी कॉम्बिनेशन में ज्योग्राफी, ज्यादातर कॉम्बिनेशन में 90% कॉम्बिनेशन में, सपोज करो किसी ने ज्योग्राफी और हिस्ट्री ले लिया या ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो वो BA के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA के मैक्सिमम कॉम्बिनेशन के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। डोमेन सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट हैं, 8 में से किसी 2 को आपको चुनना है अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपको एडमिशन लेना है। जिन्होंने ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स लिया है वो भी एलिजिबल हो सकते हैं, किसी ने ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस लिया है वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो ऐसे करके टोटल 8 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो 4 अधिकतर कॉम्बिनेशन में आपको मिल रहे हैं वो कौन कौन सा है? इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है। ठीक है। तो ये 4 में से कोई भी 2 आप चुनकर आप BA में एडमिशन ले सकते हो। फिर भी मैं कहूंगा ये इतना कम है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए देखना चाह रहे हो, अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ये कंपलसरी है, एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। ये यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन पाने के लिए बच्चों, सभी, वो चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, BCom हो, BA हो, BSc हो, सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है। फिर भी अगर ह्यूमैनिटीज के बच्चे, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए देखना चाहते हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, आप कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए कि हाँ सर हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल वापस से आते हैं अपने ट्रैक पर। CUET 2024, जैसा कि लास्ट डेट मैंने बताया 27 मार्च 2024 लास्ट डेट है। अच्छा, एक ऑप्शन मिला हुआ है फॉर्म करेक्शन का, 28 और 29 तारीख को शायद है, 28 और 29 मार्च में आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन केवल स्पेसिफिक चीजों पर ही करेक्शन है, ये मत समझिएगा कि करेक्शन के समय आप अपना नाम बदल दोगे, फोटो बदल दोगे, बिल्कुल नहीं है। करेक्शन केवल स्पेसिफिक चीजों पर है, जैसे आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में करेक्शन अलाउड नहीं है, तो ये मत समझिएगा
कि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो दोबारा जब 28 या 29 मार्च को आपको करेक्शन के लिए साइट ओपन होगी तो आप वहां पर सब कुछ करेक्शन कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप पूरी कोशिश करिए कि पहली बार में ही एकदम करेक्ट फॉर्म फिल करिए। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिक्स में पिछले साल जो 2023 में 26 मई 2023 को मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था सीयूईटी में, मैं वो पेपर पिछले 3 लेक्चर से करा रहा हूं, आज उसका आखिरी लेक्चर है और 3 या 4 वीडियोस में हमने उस पूरे पेपर को खत्म किया है। इस बार मैथमेटिक्स में आप सभी को पता है टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। 50 में 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेक्शन ए में, जो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों के लिए कॉमन होगा, और 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे B1 में। फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, B1 सेक्शन आपको मैथमेटिक्स वालों के लिए है, B2 अप्लाइड मैथ वालों के लिए है। 35 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन B1 में, और उस 35 में आपको करना कितना है 25। पहले वाले सेक्शन में 15 क्वेश्चन है और वो कंपलसरी है सभी के लिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कर चुके थे। 41 से 50 ये लास्ट सेक्शन बचा है, चलिए उसको आज सॉल्व करके खत्म करते हैं। और इसके बाद हम लोग बच्चों क्या करेंगे, 2023 का पेपर ये खत्म हो रहा है, उसके बाद 2022 का करेंगे, 21 का करेंगे, फिर आने वाले जो सीयूईटी एग्जाम है उसके कुछ सैंपल पेपर करेंगे। पेपर प्रैक्टिस आपकी मैं खूब कराऊंगा। आपको सीखना क्या है, टाइम मैनेजमेंट। कम से कम समय में क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, कम से कम समय में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका कल्याण होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटीज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय ए बी सी आर 1/2, 1/3, 1/4। मतलब ए बी और सी इनके द्वारा अलग अलग किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2, 1/3 और 1/4 रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, मतलब वो कोई एक क्वेश्चन सपोज करो है, कोई एक हो, यहाँ स्पेसिफिक प्रॉब्लम यानी कोई एक क्वेश्चन है या एक प्रॉब्लम है, उस 3 पर्सन है ए बी सी। ए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, बी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, और सी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कम से कम तीनों में से एक जरूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। देखो 2 सॉल्व कर दे हमें प्रॉब्लम नहीं है, तीनों सॉल्व करें हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक बंदा जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए तीनों में से। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन तीनों का बच्चों कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सपोज करिए ना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को ए भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है, बी भी नहीं कर पा रहा है और सी भी नहीं कर पा रहा है। ए अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1 - 1/2 करोगे तो 1/2 ही आएगा। ए के उस क्वेश्चन को सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 2/3। बी के द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी, और इसी तरह से सी के द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने की ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। अब उस क्वेश्चन को तीनों के द्वारा सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ना ए सॉल्व कर पा रहा है, ना बी कर पा रहा है, ना सी, मतलब तीनों सॉल्व करने में सक्षम नहीं है उस क्वेश्चन को। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है क्या 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 1/4। हमें ये चाहिए था ना कि कोई एक सॉल्व कर पाए, एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो उसके लिए होगा क्या 1/4 है कि उस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व ना कर पाए तीनों में से, और 1 में से इसको माइनस कर दो। जब 1 में से माइनस करोगे इसका एटलीस्ट जब भी आएगा तो आप पहले तीनों के नहीं होने का निकालेंगे और उसको बाद में क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे। इसका यही मतलब होता है कि उन तीनों में से कोई एक जरूर उसको सॉल्व कर लेगा। तो 1 - 1/4 कितना आ जाएगा 3/4। तो इस पहले क्वेश्चन यानी 41 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3/4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, साइन tan इनवर्स e टू द पावर 2x। किसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, साइन tan इनवर्स e टू द पावर 2x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos। यहां पे चेन रूल लगेगा बच्चों, तो पहले cos में लिखेंगे तो cos tan इनवर्स e टू द पावर 2x। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर।
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब है e की पावर 2x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4x आएगा, है ना। फिर e की पावर 2x का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा, e टू द पावर 2x, और 2x का चेन रूल से फिर से करोगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में जरा लिखिए, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें 2e टू द पावर 2x पहले लिखा हुआ है, तो 2e टू द पावर 2x cos tan इनवर्स e टू द पावर 2x और होल अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर 4x। तो कोई ऑप्शन में है 2e टू द पावर 2x cos tan इनवर्स, ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था लास्ट ईयर पेपर में, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर कितना है 3, यानी 3 क्रॉस 3 की वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 - 1 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों क्या हो जाएगा, सही। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हालांकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेकिन फिर भी याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एलपीपी का दिख रहा है शायद, हाँ। द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी मैक्सिमाइज करना था z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हुए हैं, x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से होगा, और एक ही लाइन दी हुई है बच्चों, x - 2y लेस देन और इक्वल टू 3। देखो आप चाहो तो इस लाइन का ग्राफ, अगर मैं होता तो मैं इसको सॉल्व भी नहीं करता, देखता भी नहीं। हमसे ऑप्शन में देखिए क्या बोला जा रहा है, बाउंडेड इन फर्स्ट बट हैज नो सॉल्यूशन, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, बाउंडेड। देखो अगर इस पे एक ही लाइन बनानी है, ठीक है, और वो लाइन अगर वो इस प्रकार से ना हुई कि y एक्सिस और x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस को अगर इंटरसेप्ट करती हुई ना गई, तो किसी भी कीमत पर हमारा जो फीजिबल रीजन है वो बाउंडेड नहीं हो सकता। थोड़ा सा जरा इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करिए। ये है क्या, x - 2y इक्वल्स टू 3। जब x इक्वल्स टू 0 लोगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, है ना। जब आपने इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू आई -3/2 यानी कि -1.5। सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये -1.5 हुआ। इसी तरह अगर आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3, 1 2 3। ये ट्रेस कर रहा हूं तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ठीक। अब आप जरा देखिए वो फिजिबल रीजन चाहे किधर का भी ले लो, इस पोर्शन के अलावा कोई भी रीजन बाउंडेड तो है नहीं, है ना। लेकिन क्या ये रीजन हमारा सोल्यूशन एरिया हो सकता है सॉरी, ये दिया हुआ है कि हमारा जो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी ये रीजन बाउंडेड हो सकता है, चाहे इधर का एरिया बना लो, क्या ये बाउंडेड है, बिल्कुल नहीं। अगर इधर का भी बनाते हो तो क्या ये बाउंडेड है, बिल्कुल नहीं। इधर से तो ओपन है ना, आप कह सकते हो सर नीचे तो एक्स एक्सिस है हम मानते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है ये तो कहीं से बंद नहीं है ना, तो ये बच्चों हुआ अनबाउंडेड, ठीक है। कैसा रीजन हुआ, अनबाउंडेड। तो ये अनबाउंडेड है। अब बोला जाए अब अनबाउंडेड है तो क्या सोल्यूशन मिलेगा, काहे को सोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जब अभी बाउंडेड होता तब हम मैक्सिमम मिनिमम की बात भी करते। तो ये हमारा रीजन कैसा है, अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हैज नो सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया, सेट है A1 2 3, और रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, इसमें ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। आपको चेक करना है एक प्रकार से ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है क्या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए, तीनों आर में है, तो रिफ्लेक्सिव तो है सॉरी रिफ्लेक्सिव तो है।
तो 3 और 4 में रिफ्लेक्सिव का जिक्र है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बट रिफ्लेक्सिव के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, तो 4 तो हो नहीं सकता। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये हो नहीं सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो इसमें दिया नहीं। अब बचा ऑप्शन नंबर, देखो ऐसे ही एलिमिनेट करके करोगे तो आप, अगर हो सकता है आपको ना भी आ रहा हो, तो आप अगर टिक भी तुक्का भी मारोगे ना, हमेशा मैं कहूंगा जब भी आपकी दो ऑप्शन बचे हो, 50% आपको लगे कि हाँ अब दो ही ऑप्शन है, तुक्का मारना है, बिल्कुल जाओ इसके साथ। चांसेस है 50%, 1/2 प्रोबेबिलिटी है, किसी भी एक को अगर आप टिक करते हो और सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। चारों ऑप्शन नहीं आ रहे, बिल्कुल मत करो उसको, ठीक है। फिलहाल आपको इसमें तो 10 क्वेश्चन छोड़ने भी हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो है, बच रहा है ट्रांजिटिव है कि नहीं। सिमेट्रिक जाहिर सी बात है नहीं होगा, देख लेते हैं जरा ध्यान से। देखो 1,2 आर में है, लेकिन 2,1 आर में नहीं है, तो बिल्कुल ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें, 1,1 है, यानी ट्रांजिटिव कब होता है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ये मिले तब ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, यही तो होता है ट्रांजिटिव। तो 1 यानी ए रिलेटेड टू बी 1,1 से है, फिर मान लो ये 1,2 से है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। 1,1 से है, 1,2 से, तो 1,2 से बिल्कुल यहाँ पर 1,2 बिलोंग कर रहा है, तो ये तो 1,1 पे हो रहा है। और 1 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1,1 1,3, तो 1,3 बिल्कुल है। ऐसे देखो ना, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी चेक करना है, ए ये हो गया, सी ये हो गया, तो ए कॉमा सी यही तो हुआ ना, इसमें है, तो ये भी ट्रांजिटिव होल्ड कर रहा है। 2,2 पे देखो, ए बी, ये 2,3, तो 2,3 यानी ए बी इसको मान लो, बी सी इसको मान लो। ए कॉमा ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो क्या ए रिलेटेड टू सी यानी 2,3 इसमें है, बिल्कुल है। 3,3 है, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर जैसे ये सफी नेसेसरी कंडीशन होती है, अगर इनमें से कोई एक मिले दूसरी मिले ना, तब भी रिलेशन ट्रिवियली ट्रांजिटिव होता है। ये मत सोचना कि सर 3,3 मिल रहा है, इसमें 3 से स्टार्ट होने वाला दूसरा एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगर दो नेसेसरी कंडीशन है, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी दोनों हो, तब ये चेक करते हैं। अगर एक ही है तो ये ट्रिवियली ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो क्लियरली यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। आगे बढ़ते हैं। रेंज चाहिए, साइन का फंक्शन है। रेंज का मतलब ये होता है ना कि आप इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट क्या मिलेगा। हमें ये पता है साइन थीटा में, एंगल में कुछ भी हो, सबसे छोटी वैल्यू क्या देता है, -1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या देता है, +1। यहाँ पे कुछ भी रखा हो, हम सबको इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ भी हो, हमसे साइन है ना, हम मिनिमम वैल्यू -1 रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू +1 रखेंगे। जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 +1 यानी कि 4 हो जाएगा, और जब आप +1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/4, 1/2, ऑप्शन नंबर 1 टिक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर अच्छे से समझिए, ये है डिलीटेड टॉपिक का क्वेश्चन, टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है, और आपके क्लास 12th में डिलीटेड था, इसलिए जहां पर भी डिलीटेड टॉपिक आता है तो उसको मैं थोड़ा सा टाइम लेके सोचता हूं कि अच्छे से हो जाए, तो आपका कवर भी हो जाएगा। तो बोला क्या जा रहा है, एक कर्व है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। y इज इक्वल टू तो नहीं लिखा हुआ है, बट इसको आप एज अ कर्व को fx मानते हैं, तो हम यही मान ले रहे हैं। जनरली हमारा जो फंक्शन है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इसका ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक का वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसका ग्राफ रफली ऐसे बनाऊं, सपोज करो एक कर्व है, यही वाला कर्व है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ओके, हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। मान लो एक ये पॉइंट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों मैंने मान लिया x1, y1। इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं P, विच इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंट क्या होगी, एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट P से पास होकर जाए। अब बोला क्या जा रहा है कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, एक लाइन पर है, यानी यहां से एक लाइन पास हो रही है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अच्छा, हालांकि जरूरी नहीं है, हालांकि क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ही पास होकर जाए तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। हो सकता है ये लाइन यहां से भी पास होकर जा रही हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस परपेंडिकुलर है ये लाइन, ये जरूर बोला जा रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ही पास होकर जाए ऐसा जरूरी नहीं। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर पास होती है तो ऐसे परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है।
तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि यहां से केवल स्लोप ही चाहिए इसका। तो बोला जा रहा है हमें इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। कौन से टेंजेंट का? इस टेंजेंट का। तो एक बार मैं फिर से ग्राफ बना दूं, अगर आपको दिक्कत हो रही हो, समझने में कंफ्यूजन ना हो। एक कर्व है, मान लो ये पैराबोला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। इस पॉइंट को मैंने ले लिया P, ठीक है। अब इस पर एक परपेंडिकुलर जा रहा है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन है जो कि इस टेंजेंट पर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। वो लाइन ऐसे भी परपेंडिकुलर होती है, आप स्पेसिफिक केस मत ही लो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्यों ले परपेंडिकुलर, हम चलो साइड से ले रहे हैं। बस टेंजेंट पर ये जो लाइन दी हुई है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये जो लाइन है इस टेंजेंट पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला काम तो यही है, इस लाइन का स्लोप निकालिए। इस लाइन का स्लोप मान लो m2 है और टेंजेंट के स्लोप को हम m1 मान ले रहे हैं। इस लाइन का स्लोप होगा क्या? माइनस एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। तो m2 की वैल्यू -1/2, तो m1 की वैल्यू 2 होगी कि नहीं? क्योंकि हमें पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो m1 आ गया, m2 आ गया। अच्छा, कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। कर्व क्या दिया हुआ है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहां से हम dy बाई dx निकालते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा कितना? 2x माइनस 2। अब dy बाई dx एट x1 y1। dy बाई dx आप सभी को पता है कि dy बाई dx एट x1 y1 क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो m1 है ना, इसको हम m1 भी कह सकते हैं। जो m1 है ये यही होता है, dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो x1 y1 जब इस पे सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आएगा? 2x1 माइनस 2। और अभी अभी हमने m1 की वैल्यू यहां से निकाली है, कितनी आई है? 2। तो आपका ये जो m1 यानी 2x1 माइनस 2 होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 के। तो यहां से 2x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। x1 की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो x1 की वैल्यू हमें मिल गई 2। इस कर्व में, क्योंकि कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, यानी यहां पर x1 y1 भी आप पुट कर सकते हैं कि नहीं? तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। तो y1 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? -3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें पता चल गया, कितना आया? 2, -3। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया? 2, -3। अब हमें चाहिए क्या? इक्वेशन चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला 2, -3 और स्लोप है टेंजेंट का कितना? 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 का मतलब +3 हो जाएगा, माइनस माइनस m की जगह पे 2, यहां पे हो जाएगा x माइनस 2। y प्लस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। तो ये बच्चे को क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी हैं और आपका पहला पेपर ये क्या हो जाएगा? यहीं से फिनिश हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसके सोल्यूशन पे हमें डिस्कशन करना है। और सबसे पहले करिए क्या? डिवाइड बाय 2x से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, क्योंकि हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप पढ़े हैं वो क्या है? dy बाई dx प्लस px इक्वल्स टू q, या फिर y के फॉर्म में। तो उसके कोएफिशिएंट में तो कुछ नहीं होता ना dy बाई dx। तो जब डिवाइड करेंगे तो 1/2xy हो जाएगा 7x स्क्वायर। तो यहां पर जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये p हो जाएगा, ये q। किससे कंपेयर करना होता है? dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, वेयर p एंड q आर प्योर फंक्शन ऑफ x ओनली। उसके बाद हमारा काम क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e टू द पावर p dx। तो ये हो जाएगा कितना? e टू द पावर p का मतलब देखो क्या है? 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log, तो log x, और ये 1/2 इधर पावर में चला जाएगा, इधर कोफिशिएंट इनटू में था यानी √x। तो आपको ये क्लियरली पता हुआ क्या? और e और log आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बच्चों क्या आ गया है? √x, ठीक है। आगे इसका सोल्यूशन क्या होता है?
इसका सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये हो जाएगा y इंटू रूट एक्स इक्वल्स टू q का मतलब क्या था 7x स्क्वायर था ना, तो 7 बाहर कर लो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है रूट एक्स, तो एक्स स्क्वायर में x की पावर 1/2 से जब इंटू करोगे तो 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये x टू द पावर कितना हो जाएगा 5/2, x टू द पावर 5/2 प्लस c। अब x टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। 5/2 प्लस 1 कितना होता है 7/2, तो 2/7 x टू द पावर 7/2। तो ये क्या आ गया बच्चों y रूट एक्स इक्वल्स टू 7 इंटू 2/7 x टू द पावर 7/2 और प्लस में c। अब करिए क्या, हमारा जो भी ऑप्शन दिख रहा है सोल्यूशन, ऐसे यहीं भी आंसर छोड़ देते केवल अगर आंसर वाला होता, लेकिन जो ऑप्शन दिख रहा है देखिए उसमें y के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं, यानी रूट एक्स से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 7 से 7 तो कट जाएगा, आएगा क्या y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7/2 अपॉन में रूट एक्स करोगे ऊपर जाएगा -1/2 प्लस c एक्स टू द पावर -1/2। तो y इज इक्वल टू 7/2 -1/2 6/2, तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2x की पावर 6/2 को मतलब 2x क्यूब प्लस c x की पावर -1/2। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 बोला क्या जा रहा है, लेट द वेक्टर ए बी एंड सी आर दिस बी कोप्लेनर। ये भी आपका डिलीटेड टॉपिक है, बस कोप्लेनर की थ्योरी समझ लीजिए। तीन वेक्टर एक ही प्लेन पर लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये आप बस एज अ फॉर्मूला याद करिए, क्या ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। इसको कुछ बुकों में ऐसे भी लिखा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट इसको कहा जाता है ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी इक्वल्स टू क्या होता है 0, और ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। पहली रो में ए वेक्टर का कोएफिशिएंट, दूसरे में बी का और तीसरे में सी का। तो यानी यहां पे हमें करना क्या है, देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के कोएफिशिएंट को लिखकर सॉल्व करना है इक्वल टू 0 करके। ए का कोएफिशिएंट क्या है 1 - 3 2, बी का कोएफिशिएंट क्या है 2 1 - 1, सी का कोएफिशिएंट क्या है 3 5 - 2 लैम्डा। लैम्डा अच्छा कोप्लेनर में लैम्डा चाहिए, तो बस इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए और लैम्डा की वैल्यू निकालिए। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 लेंगे तो ये क्या आएगा -2 लैम्डा माइनस प्लस 5, फिर माइनस प्लस 3 हो जाएगा, लेंगे तो कितना आएगा -4 लैम्डा माइनस प्लस 3, और लास्ट में +2 लेंगे तो कितना आएगा 10 - 3 यानी कि 7 और इक्वल्स टू क्या 0। तो -2 लैम्डा प्लस 5 -4 लैम्डा, 4 3 4 जा 12 3 3 जा 9 प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो -12 लैम्डा -2 लैम्डा हो जाएगा -14 लैम्डा, 9 + 5 14 और 14 + 14 28, इधर आएगा -28, माइनस से माइनस कटा, 14 2 जा 28, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50। ये भी आपके रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन है, क्या आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिलहाल ये क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये टॉपिक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है जो आपने नहीं पढ़ा, आपने मीन और रैंडम वेरिएबल तक पढ़ा था। यहां पर आपको ये फॉर्मूला लगेगा, क्या जैसे यहां पर सपोज करो क्या बोला जा रहा है, कॉइन इज टॉस्ड 7 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड। तो कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो पी आता है, मतलब या तो हेड आता है या तो टेल आता है। हेड आने को हमने पी मान लिया, टेल आने को हमने क्यू मान लिया। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एक कॉइन में। और सपोज करो इसको हेड हमें चाहिए क्या हेड, हेड को आप x मान लीजिए, है ना, रैंडम वेरिएबल क्या मान लीजिए x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। n और x में कंफ्यूजन मत रहिएगा, मेरा एक जैसे लग रहा होगा आपको। तो फिलहाल यहां पर होगा क्या, कम से कम 4 हेड आए, यानी यहां पर जो आपका ये स्मॉल x है बच्चों ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका ये मतलब हुआ कि हमें एक बार 4 पे निकालना है, व्हेनेवर x इक्वल टू 4 प्रोबेबिलिटी
और whenever x equals to 5, whenever x equals to 6 और लास्ट में whenever x equals to 7। x equals to 4 का मतलब है नंबर ऑफ हेड कितने आए 4, n की वैल्यू कितनी है यहां पर 7 टाइम्स टॉस किया जाए तो 7c4, फिर p टू दी पावर, p का मतलब 1/2, q का मतलब 1/2, तो 1/2 टू दी पावर 4 और ये 4 है, और इनटू में 1/2 टू दी पावर 3 प्लस 5 बार हेड आए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7c5, हेड 5 बार आया तो 2 बार क्या आएगा टेल आएगा, यानी ये 6 बार हेड आए तो 7c6 1/2 की पावर 6 इंटू में 1/2, और लास्ट में 7 के 7 बार हेड आए क्योंकि कम से कम 4 बार हेड आए, 7 बार भी तो हेड आ सकता है, तो 1/2 की पावर 7 और इंटू में 1/2 की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 4 टर्म मिले। अब बच्चों इतना क्वेश्चन मैं कराया हूं, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है केवल सॉल्व करना है और आंसर बताना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि इसमें अब कुछ बचा नहीं है, केवल सॉल्व करना है। सॉल्व मैं भी कर सकता हूं लेकिन मैं चाहता हूं इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है या 4 सही है, सॉल्व करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लास्ट ईयर 2023 का CUET मैथमेटिक्स का पेपर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और पेपर्स के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल इस 4 वीडियोस में आपने एक पूरा पेपर कंप्लीट देखा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। इसको लगाइए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट, टाइम पे ध्यान दीजिए, कितना समय लग रहा है आपको, 50 में से 40 ही करने हैं पेपर में, और 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए, तो टाइम जरूर मैनेज करिए। ठीक बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।